सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजेदार होंगे। एक चीज जरूरी है जो मैं हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ, वो ये चीज है कि अगर आप किसी की वीडियो देखते हो तो उसको पूरी देखा करो। क्योंकि अगर आप पूरी नहीं देखते, क्या होता है कि वो जो बंदा है या फिर जो भी है, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बताता है, एक स्टैंड पॉइंट से बताता है, एक तरीके से बताता है जिसमें जैसी उसकी नॉलेज है, उसके जो एक्सपीरियंसेस है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें बताता है। वहीं पे जो आप देखने वाले हो, आपके थॉट्स अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग है, बचपन से, है ना, आपकी नॉलेज अलग है। तो इसलिए किसी की भी अगर वीडियो आप देखते हो तो उसकी वीडियो को पूरी देखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चल पाए कि फाइनली वो क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज ओवरऑल क्या कन्वे करना चाहता है ना। तो उस चीज के लिए आपको पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो यही एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप देखते हो तो पूरी देखा करो वीडियो, आधी अधूरी ना देखा करो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ये आपने सुना होगा, है ना। तो उसी के साथ फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है हमारी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें जो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं अभी तक आए हैं, वो सारे हम एक साथ लाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। तो एक और चीज, जो हमारी एनिमेटेड वीडियो है, आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा, है ना। तो वो आने वाली है कि बस आ ही गई, बस थोड़ा सा मतलब। उससे पहले हमने इसलिए प्रीवियस ईयर लाए हैं क्योंकि हमको पता है कि आपके जो पेपर्स हैं वो आ गए हैं, बहुत ही पास हैं। तो इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर जल्दी ले आए एनिमेटेड की जगह। तो इसमें 2 चेहरे लॉन्च होने वाले हैं। वो 2 चेहरे कौन से हैं, वो ये है। ऐसे कैसे बता दें, इतना सस्पेंस मैंने बना के रखा है इतने टाइम से, तो थोड़ा और बना दे दो, क्योंकि समझ सकते हो कि उस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से इतना डिले चल रहा है। तो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा वो सारी चीजें जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो। तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मजाक कर रहा हूं, इसी वीडियो में मिलते हैं। तो उसी के साथ चलते हैं, फिर फर्दर आगे चलते हैं उसी के साथ। तो बैकग्राउंड को चेंज किया जाए, कुछ फीका फीका सा लग रहा है, राइट। बैकग्राउंड थोड़ा डल लग रहा है ना, तो चेंज करते हैं उसके साथ। बैकग्राउंड चेंज नहीं हो, कोई नहीं, अब होगा। सो हेलो गाइस, आई होप कि सब बढ़िया होंगे और बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं जैसा कि। तो वही टाइम जहां मैंने यूटिलाइज किया है वो है ये पीपीटी बनाने में। तो आप देख सकते हो ये पीपीटी कैसी लग रही है। तो पीपीटी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हुआ है, अभी तक प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो रिपीटेड हैं कुछ, तो वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और आप देखोगे कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से करेंगे और हो भी जाएंगे। कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, हो भी जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि चैप्टर है, बहुत ईजी, बहुत मजेदार चैप्टर है। क्योंकि आप घर में देखते हो अपने आसपास बल्ब जल रहा है, कैसे जल रहा है, वाईफाई चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप यूट्यूब देख रहे हो अपने फोन में, चार्जर, तो चार्ज कैसे स्टोर हुआ, वो सारी चीजें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कहने के लिए। लेकिन हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीपली जाके हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, है ना। तो उसी के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार इलेक्ट्रिसिटी देख ले तो होता क्या इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं, जैसा सुना होगा आप सबने कि घर में इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है। तो करंट होता क्या है, तो जैसे कि आप सबने पढ़ रखा होगा, वैसे मैं बताने वाला हूँ बहुत मस्त तरीके से, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं ऐसी। तो उसी के साथ चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमारा, वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सबको पता है कि ये जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से बनी है ना। जैसे घर बनाते वक्त ब्रिक्स यूज होते हैं, है ना, पत्थर यूज होते हैं, सीमेंट यूज होती है। तो वैसे ही हमारा जो एटम है वो किससे बनता है, वो बनता है इलेक्ट्रॉन से। जो मतलब फंडामेंटल यूनिट होती है एटम की, वो होती है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ये सब होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में काम आने वाला है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को अच्छे से देखेंगे कि कैसे फ्लो होते हैं। तो चलते हैं उसी के साथ, पहले क्वेश्चन पे धावा बोलते हैं, पहले क्वेश्चन पे हमला करते हैं। चलिए फिर उड़ाते हैं खटाक से। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सबको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, रेजिस्टेंस का जैसे फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है।
पहली चीज है लेंथ, दूसरी चीज है एरिया, और तीसरी चीज रेजिस्टिविटी है। अभी रेजिस्टिविटी को नहीं देखते, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है ना। तो वैसे अगर फॉर्मूला लिखते हैं जो ऐसे कि प्रोपोर्शनल के हिसाब से, तो वो कुछ ऐसा होता है, R इक्वल टू, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब जब जब लेंथ बढ़ेगी तो तब तब मेरी जब मेरी वायर की जो लेंथ है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वायर की बात हो रही है, तो वायर की जब लेंथ बढ़ेगी, वायर को खींच के हम लंबा कर देंगे तो क्या होगी, मेरी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यही होता है। और एरिया कैसा है, जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वायर के अंदर जो एरिया जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो होता है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया, वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, वायर के अंदर का जो एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो अगर बढ़ेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा तो मतलब करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। करंट अगर बढ़ रहा है मेरा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, है ना। तो यही चीजें हैं, एरिया अगर मेरा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ये हमारी लेंथ है, आर इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। और दूसरा पॉइंट वही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आया था मेरा सीबीएसई 2010 में, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, जो कि उड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो उसको टाटा बाय बाय करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मेरा ये प्रश्न क्या कह रहा है मुझसे, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। ग्लास मेरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि metals are good conductor of electricity because they have low resistance, whereas glass is a bad conductor of electricity because it is a non-metal and it has high resistance। सिंपल सी बात है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कैसा होगा, कम होगा, करंट कम फ्लो करेगा। जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो जो मेटल होता है, जैसे हम सबको पता है, मेटल जो है, मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं मेटल्स में, सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद मेटलॉइड्स में, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर अलॉयस हो गए, है ना, उसमें थोड़ा कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद आता है मेरा नॉन मेटल, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो वो उसके रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जो मेटलॉइड्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में। और जो मेरा मेटल्स होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है इन तीनों में, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, सब में सबसे कम होता है मेरा रेजिस्टेंस मेटल्स में। तो जिसकी वजह से मेरा जो मेटल है, जो मेरा मेटल है वो मेरा कैसा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिंपल। और ग्लास मेरा क्या है, नॉन मेटल है, ग्लास क्या है मेरा, नॉन मेटल, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। नॉन मेटल का तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही होता है, क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट मतलब माना हुआ करंट, अपने कन्वेंशन के हिसाब से, अपने हिसाब से, है ना, अपने, जिससे हमें सुकून मिले, जिससे हमें शांति मिले, तो उसको कहते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशनल करंट। अपने हिसाब से मैंने कहा माना हुआ है, एक डायरेक्शन, एक प्रथा है जो मतलब बहुत टाइम से माना हुआ है, तो उसको बोल दिया हमने कन्वेंशनल करंट। और वो किस डायरेक्शन में हमने माना हुआ है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करेगा। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इसी को कहते हैं कन्वेंशनल करंट, राइट। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं मतलब मेरा करंट फ्लो हो रहा है। अब जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो होता है, ऐसा हमने मान रखा है, ऐसा मेरा कन्वेंशन है, तो उसी को कहते हैं हम कन्वेंशनल करंट।
तो the direction of conventional current is opposite to the direction of flow of electrons, right? चलो उसके साथ चलते हैं फिर आगे। तो वही इसमें लिख रखा है, current flows from positive terminal to negative terminal, whereas electrons flows from negative terminal to positive terminal, which means the flow of conventional current is opposite to the direction of flow of electrons, right? जो मेरा करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होता है ना, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होता है। ये मेरा सर्किट है, ये मेरी बैटरी है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये क्या है मेरा रेजिस्टेंस। तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और ऐसे सर्कुलर करके घूम के वापस आ जाता है। अब इस डायरेक्शन में मेरा करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट मेरा करंट फ्लो करेगा, इसके अपोजिट मेरा करंट फ्लो करेगा। करंट ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, राइट। नेगेटिव से क्यों फ्लो होता है? क्योंकि भाई वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है तो आपस में रिपेल करते हैं। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है कि भाई आगे जा, भाग यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो, हमें करंट चाहिए तो भागो यहाँ से, भागो। एनर्जी दी उसने, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन चल पड़ा और जो करंट है वो भी मुझे मिल गया इस डायरेक्शन में। समझ गए होगे, है ना। बेसिक सी बात थी, तो कुछ था नहीं उसमें इतना। तो ये भी आया था अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी आया था 2000 किसमें आया था, मेरा 2018 में ही आया था। देखो ज्यादा पुराना भी नहीं है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अब देख सकते हो। ये भी आते हैं सारे क्वेश्चन जो है जितने भी है, भले साइड में ना लिखा हो लेकिन सारे ही हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। तो चलते रहेंगे हम ऐसे बढ़िया तरीके से ऐसे ही चलते रहेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब मुझे बता दो जिन्होंने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? सोच लो, थोड़ा सोच लिया। चलिए फिर बताते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है मेरा रिजल्ट। जो मेरा रेजिस्टेंस होता है, तो थोड़ा पतला कर लो। जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो होता है मेरा रिजल्ट। मतलब कि मेरे वायर में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट ही बता दिया ना कि 4 ओम का रेजिस्टेंस मेरे वायर में है। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट हो गया है ना, कंक्लूजन हो गया ये तो। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है वो ध्यान से देखना। जो मेरी रेजिस्टिविटी होती है वो होती है मेरे वायर की कैपेबिलिटी, मेरे वायर की कैपेबिलिटी की कितने मतलब कितने अमाउंट ऑफ करंट को वो अपोज कर पाएगा। रेजिस्टेंस होता है मेरा 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये तो रिजल्ट हो गया ना डायरेक्ट। 4 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी होगी उसके अंदर की क्षमता, उसके अंदर की स्ट्रेंथ की कितना अपोज कर सकती है वो करंट को। वो होता है मेरा रेजिस्टिविटी। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। जो मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू रो L बाय A, है ना, यही होता है। ये रही मेरी रेजिस्टिविटी रो। इसको अगर मैं इधर लाऊं और इसको इधर भेजूं, R इंटू A हो जाएगा मेरा, अपॉन में L हो जाएगा, राइट। अब रेजिस्टेंस की मेरी यूनिट होती है ओम, और एरिया की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ की यूनिट होती है मेरी मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो अब निकल के आएगा मेरा ओम मीटर, जो कि मेरी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। क्या होती है? ओम मीटर।
ओम मीटर। ये होती है मेरी रेजिस्टिविटी की, ये मेरी रेजिस्टिविटी की होती है ऐसा यूनिट, ओम मीटर, राइट। अभी आया था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो ये मेरी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पे, इसको ऊपर देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे मेरा इतना चार्ज है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरा, सिंपल सा डिवाइड करना है इधर से उधर। मुझे एक चार्ज, एक कूलम निकालना है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको एक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, है ना। अब ये 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, है ना। इसको मैंने इसी से डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा। अब इधर भी मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, है ना। दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया 1.6 अपॉन में 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा मेरा, ये यूनिट तो मेरी 1 हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगी, 1 कूलम। ये मेरा कुछ हो जाएगा ऐसा 1.6। अब देखो इसको ऊपर भेजेंगे, 1.6 को नीचे रहने दिया, इसको ऊपर भेज दिया, तो ये हो जाएगी मेरी 10 to the power पॉजिटिव का 19, है ना। इसको ऊपर भेज दिया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अब 16/10 लिख सकता हूं इसको नीचे, है ना, इसको 1.6 को नीचे, और ऊपर मैंने लिख दिया 10 to the power पॉजिटिव का 19 एज इट इज। अब इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, ये 10 मेरा ऊपर चले जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 10 to the power 19 इंटू 10 अपॉन में 16। क्लियर इतना। अब इसके बाद ये हो जाएगा मेरा 10 to the power 20 अपॉन में 16, राइट, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद 100 इंटू 10 to the power 18 अपॉन में 16, 2 के टेबल में 8 पे, 2 के टेबल में 50 पे, 2 के टेबल में 4 पे, 2 के टेबल में 25 पे। तो ये कुछ कट कुट के ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं 4 6 जा 6.10, 4 2 जा 8, 4 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना। मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हो। एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 17 जो है, 2 wires A and B are of equal length and have equal resistance. If the resistivity of A is more than that of B, which wire is thicker and why? Okay, तो इसमें हमें पूछा है कि 2 वायर है हमारे पास क्या है, 2 वायर है। ये मेरी वायर A है, ये मेरी वायर B है। इनकी लेंथ सेम है, इनकी क्या है, लेंथ जो है, इनकी जो लेंथ है वो मेरी सेम है। और क्या सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है दोनों का।
रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है इन दोनों का मेरा। इधर रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा है, रो मेरा इसका ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, मेरे बी वाले वायर के कंपैरिजन में मेरे ए वाले वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है। तो अब निकालना है कौन सी वायर ज्यादा बड़ी होगी, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बड़ा होगा, वो ज्यादा थिकर होगा। थिकर मतलब जब भी थिकर बोले तो मतलब एरिया की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहे हैं। नॉर्मली थिकर से मतलब होता है हमारा वॉल्यूम। अब लेंथ से तो पता नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूले में हमारा क्या बैठता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो वॉल्यूम से जो कम होता है वो होता है हमारा एरिया। एरिया तो एरिया से ही हम पता लगा सकते हैं थिकर कितना थिकनेस है, मतलब कौन सी वायर ज्यादा थिक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। ये ए की निकाल लेते हैं और ये बी की निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू रो, लेंथ सेम है और एरिया हमें पता नहीं, निकालना है हमें कि कौन सी वायर ज्यादा थिक है। इसकी जो रेजिस्टिविटी है ए की, ये ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है बी से। आर इक्वल टू रो बी, इसकी भी सेम है लेंथ और इसकी वायर ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बी। ए का क्रॉस सेक्शन एरिया, बी का क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस भी सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो अब इन दोनों से कॉमन निकल आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। रो ए एल बाय यहां से इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी इंटू लेंथ ऑफ वायर बी अपॉन में एरिया ऑफ वायर बी। इक्वल कर दिया हमने, एल से एल उड़ेगा। अब आगे करेंगे तो इसको, अब रेजिस्टिविटी मेरी ज्यादा है, एक ही ज्यादा है, और थिकनेस मुझे निकालनी है। इसको ले लेते हैं पहले, इसको ऑफ वायर बी, एरिया ऑफ वायर बी अपॉन में रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो वायर ए है उसकी रेजिस्टिविटी मेरी ज्यादा है और इसकी कम है। न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की अगर वैल्यू बड़ी आती है और डिनोमिनेटर की छोटी आती है तो ओवरऑल मेरी जो वैल्यू है वो बड़ी आती है। अगर मेरा 3 है और इधर 2 है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो ओवरऑल क्या आएगा मेरा 1.5। तो ओवरऑल 3/2, मेरा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है मेरा, तो ओवरऑल 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब ये जो वैल्यू है ओवरऑल बड़ी आएगी, है ना। तो वैसे ही ये जो है रेजिस्टिविटी ऑफ ए अपॉन में रेजिस्टिविटी ऑफ बी, तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी और ये बड़ी वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, बड़ी आएगी, है ना। तो इसका मतलब जो मेरे वायर का जो एरिया है वो भी बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा अगर हम बी से कंपैरिजन करें, बी से कंपैरिजन करें। सिंपल, क्लियर कि वायर ए है इज थिकर देन बी, देन डी। ये मेरा आया रिजल्ट, जो मेरी वायर ए की जो थिकनेस है वो ज्यादा है बी से। वैसे भी देख सकते हो, ये देखो फॉर्मूला होता है मेरा रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस निकालने का होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट। अब रेजिस्टिविटी तुम्हें थिकनेस बतानी है तो एरिया को लोगे, एरिया को इधर भेजा, इसको मिटाते हैं। ये होता है मेरा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। तो तुम्हें अब थिकनेस बतानी है तो मतलब एरिया को पकड़ना है, एरिया को पकड़ा हमने, एरिया इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला में, रो एल बाय आर, यही आएगा ना। तो अब देखो रेजिस्टिविटी मेरी ए की ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी जब बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर मेरा न्यूमरेटर होता है वो अगर बड़ा आता है तो एरिया भी मेरा बड़ा ही आएगा, है ना। रो क्या है, मेरा न्यूमरेटर है,
न्यूमरेटर है ना, ये दोनों न्यूमरेटर है मेरी, तो ये अगर बड़ी आएंगी तो एरिया भी मेरा बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ऊपर से ही देख के बता सकते हो। 2 मार्क्स का था तो थोड़ा ऐसा आप लिख के बता सकते हो, ऐसा एक्सप्लेन करके तो बढ़िया लगेगा। टिक करने वाले को, चेक करने वाले को थोड़ा अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, तो आराम से आपका नंबर दे देगा खटाक खट। तो चलिए इसके साथ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। इसमें पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है मेरी 840 वॉट, राइट। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। और वोल्टेज दे रखा है इसमें मेरा 220 वोल्ट। करंट निकालना है, देखो P होता है मेरा V इंटू आई, है ना। पावर का यही फॉर्मूला होता है। पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, तो करंट निकल जाएगा डिवाइड करते हुए। पावर हो गई मेरी 840 इक्वल टू वोल्टेज है मेरी 220 इंटू आई। तो मेरी आई अब निकल के आएगी कुछ 840 अपॉन में 220। तो इससे 0 से 0, ये 42। तो ये आएगा मेरा, इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, 42/11 एम्पेयर। फर्दर सॉल्व करना भी है तो 3 जा 11 3 जा 33, बचा मेरा 9.90, 11 8 जा 88, बचा 20, 11 2 11 1 जा 11, 3.81 एम्पेयर आएगा। बस जब भी डिवाइड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 डेसिमल पॉइंट तक डिवाइड करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड करना है, उसके बाद नहीं करना, जरूरत नहीं है। तो ये मेरा निकल के आ गया करंट। अब करंट आ गया, अब क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। करंट मेरा मौजूद है, मेरे पास करंट है, मेरे पास वोल्टेज है, तो मेरा रेजिस्टेंस निकल जाएगा ओम्स लॉ लगा के। चलिए फिर निकालते हैं उसको भी। तो करंट मेरा आया था, कितना आया था करंट मेरा? 3.81 एम्पेयर। और मेरी वोल्टेज थी, मतलब है 220 वोल्ट, सिंपल। तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है मेरा, है ना। अब रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन में आई हो जाएगा, V अपॉन में आई। तो वोल्टेज मेरा 220 है, अपॉन में, इसलिए बोल रहा था इधर डिवाइड होगा तो उसको, वो उसकी वैल्यू क्या थी, कुछ थी मेरी 42 अपॉन में 11 थी मेरी, ठीक है। जो मेरा करंट था वो मेरा था 42 अपॉन में 11। तो अब इधर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जाएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है 11, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 220 इंटू 11 अपॉन में 42, 2 2 जा 2 1 जा 2, तो 20 ऑन 21 और ये ऊपर, और 11 11 जब 121 होता है तो 121 0 अपॉन में 21। तो ये आएगा मेरा रेजिस्टेंस कुछ इतना 57.61 ओम, राइट। चलिए फिर चलते हैं आगे। मेंशन वन रीजन व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन एक मेटल होता है, टंगस्टन का बना हुआ। ये जो आपको जलता हुआ दिख रहा है ना, तो ये है मेरा टंगस्टन। अब इसकी ये खासियत होती है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई रहती है, मतलब मेटल्स में मोस्टली सबसे हाई रहती है ये टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो सबसे हाई रहती है टंगस्टन की। इसलिए हम इसको बल्ब में यूज करते हैं, ताकि जैसे करंट जाए तो टंगस्टन मेरा गर्म होगा, गर्म होने की वजह से वो लाइट छोड़ेगा, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं बल्ब में। टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक लैम्प। ये देखो, ये भी आया मेरे 2016 में, जो हमारा 10th क्वेश्चन है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड to send a current of 5 ampere through the electrical appliance having a resistance of 10 18 ohm.
सपोज मेरा एक बल्ब है, अब उसमें मैं अगर इतना करंट दूं, 5 एम्पेयर का करंट दूं, और इतना उसकी रेजिस्टेंस है 18 ओम की, उसकी बल्ब की जो रेजिस्टेंस है, तो मुझे कितना वोल्टेज देना पड़ेगा उसे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ लग रहा है, और वोल्टेज मेरी निकालनी है सिंपल, आई इंटू आर। आई है मेरा कितना है 5 एम्पेयर, 5 इंटू रेजिस्टेंस है मेरा 18, ये आ जाएगा मेरा 8 5 40 0 रखे 4, ये आ जाएगा मेरा 90 वोल्टेज। क्या आ जाएगा मेरा 90 वोल्टेज आ जाएगी मेरी, जो चाहिए मुझे बल्ब को देनी है मुझे, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको देनी है, अगर उसके अंदर 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है और 18 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा है। क्लियर? चलो बढ़िया, चलते हैं फिर इसके आगे।